नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर दोस्तों मौलिक अधिकार के आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो समता का अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया है दोस्तों। समता का अधिकार पहला जो है 14 से लेके 18 तक, यहाँ पे हम इसका विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। और दोस्तों इसके पहले आर्टिकल 12 और 13 का जो वीडियो है हमने पहले ही बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। एक राज्य के अंतर्गत, अर्थात एक राज्य, हम राज्य किसे कहें, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो परिभाषा है राज्य हम किसे कहें, इसका विस्तृत व्याख्या दोस्तों। और इसके साथ में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति हम कहाँ से प्राप्त किए हैं और कहाँ तक हमें संविधान जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, इसकी भी व्याख्या हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को दोस्तों। तो आर्टिकल 14 क्या, आर्टिकल 14 इसमें क्या, इसके अनुसार भारत राज्य क्षेत्र, क्या भारत राज्य क्षेत्र, तो भारत राज्य क्षेत्र में दोस्तों चाहे वो राज्य हो या राज्यों का या यूनियन टेरिटरी हो, कोई भी हो दोस्तों, वो भारत क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो भारत क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या कह रहा है दोस्तों, ये राज्य को क्या, राज्य को ऐसा बता रहा है कि आप कोई भी, जैसे मान लीजिए संसद या विधानमंडल, ये सभी राज्य की परिभाषा है, ठीक है। तो राज्य जो है पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए राज्य की परिभाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शब्द जो है काफ़ी जगह पे आपको आर्टिकल 13 से लेके या आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक के बीच में जो कि मौलिक अधिकार है, काफ़ी जगह पे आपको राज्य की परिभाषा या राज्य शब्द देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो सभी जगह पे राज्य दिखेगा जो शब्द, उसकी परिभाषा जो है हमने पहले ही बता दिया है कि राज्य हम किसे कहेंगे। तो राज्य दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा। संसद को राज्य कहेंगे, संसद के सदस्यों को राज्य कहेंगे, राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों को राज्य कहेंगे, मंत्री को राज्य कहेंगे, अर्थात केंद्रीय मंत्री को, मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रिमंडल को राज्य कहेंगे। और अब ये समझ लीजिए, इसी तरीके से विधानमंडल और यहाँ तक कि जो व्यक्ति आदेश जारी कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आदेश जारी करने के शक्ति जिसको दिया गया हो, उसे भी राज्य घोषित किया गया, ठीक है, किसके तहत, मौलिक अधिकार के तहत, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो ये सब दोस्तों राज्य की परिभाषा है। तो राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी के द्वारा कोई नियम, कानून या आदेश, निर्देश, विधि, कुछ भी आप ऐसा अगर कोई चीज़ ऐसा आदेश पारित कर रहे हैं या नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, जो आर्टिकल 14 क्या, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। अर्थात कौन सा उल्लंघन, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, इनका अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो वो क्या होगा दोस्तों, उसे आर्टिकल 13 के तहत उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उस विधि को या उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं, इस पूरे वाक्यांश में दो ही शब्द इंपॉर्टेंट है, क्या, अनुच्छेद 14 के, आर्टिकल 14 के दोस्तों, इसमें दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, बात कर लेते हैं। भारत राज्य क्षेत्र बता ही चुके हैं। दूसरा शब्द है व्यक्तियों, क्या, ये व्यक्ति, एक शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है विधि के समान समता, क्या, विधि के समान समता, विधि के समक्ष दोस्तों, क्या, सॉरी, विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। ये दो शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इस कथन में। तो अभी एक एक करके अभी हम बात कर रहे हैं दोनों का। इस कथन में जो पहला कथन है विधि के समक्ष समता, तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, इसका थोड़ा सा वहाँ झुकाव जो है ब्रिटिश संविधान के तरफ है। दूसरा जो है विधियों के समान संरक्षण, इसका जो झुकाव है ये अमेरिका संविधान से, या अमेरिका इसका स्रोत है, ये अमेरिका से भारतीय संविधान में लिया गया है, ठीक है। तो विधियों के समान संरक्षण अमेरिका, और विधि के समक्ष समता जो है ये ब्रिटिश संसद, ठीक है, या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें पहले व्यक्ति की, क्या, इसमें व्यक्ति,
इसमें शब्द जो दिया गया है व्यक्ति दिया गया है, ना कि नागरिक दिया गया है। क्या इसमें व्यक्ति दिया गया है, नागरिक नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल जो 14 है वो सभी के लिए है, अर्थात भारतीय नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। जो आर्टिकल 14 है वो सभी के लिए है, ठीक है, उपलब्ध है। एक क्वेश्चन मौलिक अधिकार में ये पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीयों को, सिर्फ भारतीयों को दिया गया है, या एक क्वेश्चन इस प्रकार से और पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 14 आर्टिकल 14 का अधिकार है ये दोनों को अधिकार दिया गया है, अर्थात भारतीयों को भी और विदेशियों को भी दिया गया है। तो इसमें सिर्फ व्यक्ति की बात की गई है, ना कि नागरिक की बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। एक एक करके इसका भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। अब ऐसे विधि के समक्ष समता क्या है, आपको तो कुछ ज़्यादा आइडिया होगा नहीं। विधियों के समान संरक्षण ये क्या है, इसका भी ज़्यादा आइडिया आपके पास नहीं होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों एक एक करके, थोड़ा सा करके। तो क्या है, हाँ, तो पहला है दोस्तों विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। क्या ये जो है दोस्तों विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के समक्ष समता जो है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और यह एक नकारात्मक शब्द है। ठीक है, नकारात्मक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति दोस्तों क्या होता है, अभिव्यक्ति अब हम आपको बता देते हैं अभिव्यक्ति क्या है। ये शब्द आप भी समझ जाइए कि अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। क्या इंग्लिश में इस शब्द का जो उच्चारण होता है एटीट्यूड से होता है। क्या एटीट्यूड का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति की अगर हम परिभाषा एक छोटा सा, वैसे तो इसका कोई परिभाषा सभी कोई एक सामान्य रूप से नहीं है, लेकिन छोटे रूप में हम ऐसा बता सकते हैं कि किसी वस्तु या किसी विधि या किसी नियम, ठीक है, के क्या कह रहे हैं दोस्तों, किसी विधि या किसी नियम या किसी कार्य, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, उसके प्रति जो व्यक्ति की ज्ञान, अवधारणा, समझ और आंतरिक सोच जो भी उसके प्रति एक व्यक्ति के पास होता है वही अभिव्यक्ति कहलाता है। अर्थात उस व्यक्ति के समक्ष जो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, देख लीजिए। तो मान लीजिए ये व्यक्ति जो है ये आ है, क्या, या ए है और ये बी है। तो ए जो है सोच रहा है किसके बारे में, बी के बारे में। बी ने कोई भी मान लीजिए विधि बनाया है या नियम बनाया हो, तो उस नियम के बारे में कौन सोच रहा है, ए सोच रहा है। तो वो जो नियम है दोस्तों, उस नियम की अभिव्यक्ति कौन बता रहा है, तो उस नियम की अभिव्यक्ति के बारे में कौन सोच रहा है या कौन जान रहा है, तो ए जान रहा है। कौन जान रहा है, ए जान रहा है। तो ए के द्वारा जो ये ए की अभिव्यक्ति हुई, क्या ये ए की अभिव्यक्ति हुई, ए के द्वारा जो इस नियम या इस विधि के मामले में जो भी ज्ञान अर्जित है वही इस व्यक्ति की अभिव्यक्ति कहलाएगा, अर्थात इसके समक्ष में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप दिमाग में छाप लीजिए। सभी लोग ऐसे कहते हैं हमारी अभिव्यक्ति का कोई वही मतलब ही नहीं है, तो वही चीज़ें हैं कि हमारी अभिव्यक्ति अर्थात आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि हमारा जो विचार है या सोच है, समझ है, जो दूसरे व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति उसके पहले अवधारणा या पूर्व अवधारणा बना लिया है उसके सामने कुछ नहीं है, इसीलिए वो अपना अभिव्यक्ति के बारे में बोलता है। तो हर व्यक्ति का अभिव्यक्ति होता है। तो ये राज्य के लिए, क्या राज्य के लिए एक नकारात्मक शब्द है जिसका अर्थ है कि कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों के किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात ये कह रहा है कि कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों में से, ठीक है, विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का भी विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी जा रहा है अगर न्याय के लिए तो उसको समान रूप से न्याय दिया जाएगा। ये नहीं कि आप अमीर हैं तो आपको बरी कर दिया जाएगा और गरीब हैं तो आपको सज़ा दे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलती किए हैं तभी आप सज़ा के हकदार होंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे आप गरीब हो। ठीक है, तो इसलिए विधि के समक्ष समता का अवधारणा आर्टिकल 14 में दिया गया है। और बात कर लेते हैं, तो वही चाहे वह व्यक्ति, क्या दोस्तों,
चाहे चाहे गरीब हो या अमीर, सबके लिए कानून बराबर है। वह देश के कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है, ठीक है, और सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ऐसा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे दिमाग में छाप लीजिएगा। और आगे बात करते हैं विधियों का समान संरक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विधियों, ऊपर क्या था, विधि के समक्ष है दोस्तों, वहां पे जो शब्द है विधि, विधि के समक्ष है, और यहाँ पे क्या है, विधि का समान संरक्षण। तो यहाँ विधियों का संरक्षण किया जा रहा है यहाँ दोस्तों, और यहाँ पे विधि, विधि के समक्ष क्या, विधि के समक्ष क्या किया जा रहा है, विधि के समक्ष व्यक्ति को प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और यहाँ पे कोई विधि है तो उसके समान संरक्षण यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो ये एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है, क्या, एक सकारात्मक सोच है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति का समान अर्थ होता है, सोच भी होता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की कानूनों तक पहुंच बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा किसमें बताया गया है दोस्तों, तो विधियों का समान संरक्षण के सामने ऐसा बताया गया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को कानून के सामने वहां पे बराबर, आपको बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा। तो विधियों के में भी आपको समान हकदार या समान योगदान दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 14 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 14 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें, भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी यह प्राप्त है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। यहाँ पे क्या, यहाँ नागरिक पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, इसमें नागरिक के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए दोनों को मिलता है। संविधान के मूलभूत लक्षण में शामिल है, अर्थात ये भी शब्द आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की दृष्टि से बता देते हैं दोस्तों। तो संविधान के मूलभूत लक्षण में शामिल है, तो मूलभूत लक्षण क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो जो मेन स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, मेन स्ट्रक्चर, जैसे संसद हुआ, सर्वोच्च न्यायालय हुआ, उच्च न्यायालय हुआ, विधानसभा हुआ, विधानमंडल हुआ, ठीक है, जिला न्यायालय हुआ, कोई भी चीज़ें जो संविधान में दोस्तों वर्णित है, ठीक है, जो भी संस्थाएं संविधान में वर्णित हैं उनको क्या कहा गया है, उनको मूलभूत ढांचा कहा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा कहा गया है या मूलभूत लक्षण कहा गया है। तो इसको जो अर्थात मूलभूत जो ढांचा है या लक्षण है भारतीय संविधान का, अगर उसमें संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 का हमें सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये विशेष यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे विशेष संशोधन लाना पड़ेगा, ठीक है। साधारण संशोधन से काम नहीं चलेगा। अगर मूलभूत ढांचे में हमें या मूलभूत लक्षण में हमें परिवर्तन करना है भारतीय संविधान के, तो आर्टिकल 368 के तहत ही हम विशेष संशोधन कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं आगे, कह रहा है प्राकृतिक न्याय और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है किसमें, आर्टिकल 14 में, ठीक है। जो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, इसमें क्या है, इसमें प्राकृतिक न्याय भी है और नैसर्गिक न्याय भी है, ठीक है, या नैसर्गिक न्याय, इसी को दोनों, अर्थात प्राकृतिक को ही नैसर्गिक कहा जाता है। सिद्धांत निहित है, अर्थात यदि राज्य मनमाना ढंग से व्यवहार करता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें प्राकृतिक न्याय जो है विद्यमान है, अर्थात उसमें जब संविधान बन रहा था उसी समय ये न्याय दिया गया था, इसीलिए इसे प्राकृतिक न्याय कहा जाता है। इसके व्यक्ति अर्थात व्यक्ति जो शब्द है में विधिक व्यक्तियों में शामिल किया गया, ठीक है। तो जो व्यक्ति शब्द में क्या है, विधिक व्यक्ति शामिल किए गए हैं, जैसे कोई कंपनी या निगम, अतः विधिक व्यक्ति भी समता का अधिकार मांग सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। अब आप समझ लीजिए विधिक क्या है, ये भी हर वर्ड यहाँ पे आपको हम समझाएंगे दोस्तों। अगर आप IAS PCS किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बेझिझक देखते ही शब्द को आप पहचान जाएंगे, उसका अर्थ तुरंत जान जाएंगे। जैसे अभी बता दिए अभिव्यक्ति क्या है, सोच विचार अवधारणा किसी के भी प्रति, चाहे वो नेता हो या कोई नियम हो, विध हो, कुछ भी हो, उसी को अभिव्यक्ति कहा जाता है, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो
आर्टिकल 14 में उपयोग किया गया है व्यक्ति, ठीक है, उस शब्द में विधिक व्यक्ति भी शामिल है। विधिक का मतलब है जो कानून न्याय, जो कानून बना रहा है या जो विधि बना रहा है या कोई आदेश पारित कर रहा है, वो व्यक्ति क्या होगा दोस्तों, वो विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई कंपनी या निगम, ठीक है, ये सब विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं और इन्हें भी कानून के समक्ष समता का अधिकार और कानून के समान विधियों के समान विधियों में समान संरक्षण की आवश्यकता की मांग ये भी लोग कर सकते हैं। कौन कौन? कोई कंपनी भी और निगम भी, ठीक है, ये सब समता का अधिकार की मांग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब युक्त का वर्गीकरण ये आर्टिकल 14 में दोस्तों है। क्या आर्टिकल 14 में है? थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से। जैसे ये आप शब्द देख रहे हैं, कौन सा? दो शब्द है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष जो समता है दोस्तों, इसमें प्राकृतिक न्याय शामिल है और यह ब्रिटेन संविधान से लिया गया है और यह एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। दूसरा, विधियों के समान संरक्षण, ये एक सकारात्मक है, अमेरिका संविधान से लिया गया है। क्या? अमेरिका संविधान से लिया गया है। और इसमें दोस्तों क्या, इसी में क्या एक शब्द है, इसी में एक चीज जोड़ा गया है, युक्त निर्बंधन। आर्टिकल 14 में ही ये आता है, युक्त निर्बंधन। तो ये विधियों के समान संरक्षण जो अभी हम आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं दोस्तों, यहीं पे अभी रुकिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए आप दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति की कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है युक्त निर्बंध इसी में देखने को मिलता है, ठीक है, युक्त निर्बंधन इसी में देखने को मिलता है। तो ये क्या है? जैसे व्यक्तियों की कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए, तो यह एक सकारात्मक है, अर्थात कोई गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति है, ठीक है। तो अमीर व्यक्ति को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है और गरीब व्यक्ति है उसे टैक्स ही नहीं भरना पड़ रहा है, तो वो राज्य से मांग कर सकता है, नहीं हम ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि ये गरीब से भी आप टैक्स लीजिए। अभी आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और पढ़ाए थे, जैसे ये अभी यहाँ पे बताए ना कि इसमें जो व्यक्ति शब्द है उसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है। तो जैसे कोई कंपनी या निगम, तो ये लोग भी तो मांग कर सकते हैं, समता के अधिकार का मांग कर सकते हैं कि हम ही क्यों टैक्स भरें, गरीब भी टैक्स भरें। तो इसी के लिए इसी को यानी कि स्थायित्व प्रदान करने के लिए युक्त निर्बंधन का एक कल्पना की गई है, उसको हम आगे देखते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत या युक्त निर्बंधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन इंग्लिश में इसे कहते हैं। तो आर्टिकल 14 में दी गई समानता का तात्पर्य, यही बात जो अभी हम पीछे बताए, गरीब है कोई अमीर है, कर भरना है, तो वही चीज़ें। तो आर्टिकल 14 में दी गई समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि देश के सभी व्यक्तियों पर पूर्णतः समान कानून लागू किए जाएंगे। इसका अर्थ मात्र इतना है कि राज्य मनमाने तरीके से व्यक्तियों में विभेद नहीं कर सकता है, ठीक है। ये राज्य नहीं कर सकता है, ये राज्य के लिए रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, क्योंकि विभिन्न वर्गों तथा व्यक्तियों की आवश्यकताएं व्यवहारों की अपेक्षा रखती है। तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये जो लाइन है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कह रहा है क्योंकि विभिन्न वर्गों अर्थात कोई ग्रुप है और व्यक्तियों के आवश्यकताएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं, अर्थात विभिन्न व्यवहारों की अपेक्षा रखता है या अलग अलग व्यवहार उनसे अपेक्षा रख सकते हैं। जैसे अभी हम वही जो उदाहरण दिए थे उसको हम दिखाते हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं। इसलिए उन पर लागू होने वाली विधियों में भी आवश्यक असमानता होनी चाहिए, जैसे गरीब और अमीर टैक्स भरने वाला, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे ये समझा रहा है कि उनमें व्यवहारिक अर्थात व्यवहारों की भी अपेक्षा रखी जाती है। व्यक्तियों और वर्गों में जो ऐसा युक्त निर्बंधन लगाया जा रहा है, ठीक है, सभी लोग मांग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल
14 केवल वर्ग विधान का विरोधी करता है। क्या? वर्ग विधान का विरोध करता है। यह वैधानिक उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण का विरोध नहीं करता है, बशर्ते वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए। कैसा? युक्त युक्त। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ फैसलों में स्पष्ट किया है किसी वर्गीकरण के युक्त होने की 2 शर्तें हैं। कौन कौन से? देख लीजिए दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है। पहला शर्त है वर्गीकरण का आधार बोधगम्य होना चाहिए, अर्थात तर्कसंगत होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए, तो उसको हम युक्त निबंधन के अंतर्गत शामिल करेंगे। दूसरा क्या है, ये भी देख लीजिए दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि वर्गीकरण का उद्देश्य तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसमें अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। ठीक है, जिसे अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। ठीक है, जिसे अधिनियम के माध्यम से, तो वो तर्कसंगत होना चाहिए। तो ऐसा किसने कहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने युक्त संबंध में दोस्तों। अब इसका उदाहरण देख लीजिए युक्त वर्गीकरण का। तो देख लीजिए, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं अगर, तो आयकर नीति के अंतर्गत यदि व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ आय की दर भी बढ़ाई जाए तो ऐसे विधान दोनों शर्तों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे विधान दोनों शर्तों को पूरा करेंगे। इसमें वर्गीकरण उचित है क्योंकि आय कर के संदर्भ में अमीर और गरीब व्यक्तियों को अलग वर्गों में रखना बोधगम्य है। ठीक है, ये आय के आधार पर। ठीक है, आय के आधार पर यह तर्क संगत भी है क्योंकि उच्च आय वालों से अधिक कर लेना एवं निम्न आय वालों से कम कर लेना युक्त सिद्धांत है। यही युक्त क्या है? सिद्धांत है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति की लंबाई के अनुसार उसके आयकर का निर्धारण किया जाए तो यह युक्त नहीं होगा क्योंकि व्यक्तियों की लंबाई तथा उसकी आय में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। अब बात कर लेते हैं व्यक्तियों की आय। ठीक है, व्यक्तियों की आय और लंबाई जैसे यहाँ पे बात कर रहा है, तो अगर आप लंबे हैं तो अगर अगर आपके पास आय है तो ये मतलब नहीं है कि आप लंबे हैं, नाटे हैं या मोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, तो ये सब मतलब नहीं रखा जाता। वहाँ पे ये रखा जाता है आप अमीर हैं, तो अमीर एक वर्ग है। ठीक है, वहाँ पे ये ध्यान दिया जाता है। और लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई से संबंधित कोई वर्ग आज तक कोई बना नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई तर्कसंगत या वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो अर्थात वक्तव्य है या वाद है ये गलत साबित हो जाएगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, अगला दोस्तों है आर्टिकल 15। पीछे हमने जितना भी बताया है, जैसे व्यक्ति शब्द, व्यक्ति में विधिक व्यक्ति भी शामिल है आर्टिकल 14 में दोस्तों, और इसके साथ साथ में विधियों के समान संरक्षण और विधियों के समक्ष संरक्षण। ठीक है, ये सब चीज़ें, विधियों के समक्ष समता का अधिकार और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है पीछे हमने। और इसी में युक्त सिद्धांत भी दिया गया है, पीछे हमने अच्छे तरीके से इसको समझा दिया है। आर्टिकल 15 के तहत हम देख लेते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल जो 15 है विधि के समक्ष समता के अधिकार के बारे में ही है। अर्थात आर्टिकल जो 15 है वो, क्योंकि 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल हैं वो समता का अधिकार हमें देते हैं, किसे? भारतीय नागरिकों को। तो ये आर्टिकल 14 के ही बातों को आगे बढ़ाता है। कौन? आर्टिकल 15। देखते हैं कैसे बढ़ाता है, इसे अभी हम जोड़ के आपको ये कड़ी दिखाते हैं। अर्थात विधि के लिए सभी नागरिक बराबर हैं, अर्थात जात पात, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में कही गई बातों की शुरुआत आर्टिकल 14 से होती है। ठीक है, आर्टिकल 14 से होती है, जिसमें 2 मुख्य बातें कही गई हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। तो पहली बात जो कही गई है देख लीजिए। पहली बात कह रहा है आर्टिकल 15 के समता अधिकार के बारे में ही हम आगे बताता है जो है। आर्टिकल कह रहा है 15 जो है वो समता के अधिकार के बारे में ही आगे बताता है, जो आर्टिकल 14 से ही शुरू हुआ है दोस्तों। और 1 मिनट, ये तो हो गया है। आर्टिकल 15 समता के अधिकार का विस्तृत विवरण देता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि समता के अधिकार का विस्तृत विवरण कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 15 देता है। जबकि अगर ये पूछे समता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 14 में देखने को मिलता है। और विस्तृत विवरण इसका पूछ ले तो आर्टिकल 15 में दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं
इसके क्लाक में, तो आर्टिकल 15 के फर्स्ट में, आर्टिकल 15(1) में या ए में के अनुसार किसी भी जाति, वर्ग, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल, अर्थात दोस्तों केवल किसी जाति, अगर कोई जाति से कोई भेदभाव कर रहा है, वर्ग से कोई भेदभाव कर रहा है, लिंग से कर रहा है, धर्म से कर रहा है, तो जो दोस्तों अगर कर रहा है तो वो कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं आगे देख लीजिए, राज्य किसी नागरिक से केवल क्या, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? तो राज्य नहीं कर सकता। राज्य किसे कहते हैं? आर्टिकल हमने 12 में इसका विस्तृत व्याख्या किया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के जो राज्य का शब्द है उसके लिए। तो कह रहा है कितने प्रकार का दोस्तों ये बात कर रहा है? धर्म, केवल यहाँ शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको भी अभी हम बात करेंगे। धर्म 1 हो गया, मूल वंश 2 हो गया, जात 3, लिंग 4, जन्म स्थान 5। तो ये 5 चीज़ें जो दी गई हैं किस में दी गई हैं? आर्टिकल 15 में दी गई हैं। ठीक है, इसके तहत कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और आर्टिकल 15 का दूसरा उपबंध है। क्या दूसरा उपबंध? यानी आर्टिकल 15(2) कहता है सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन। दोस्तों यहाँ तक एक बात हुई, ठीक है, या इसे ए कह सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से लेके और यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक। क्या? यहाँ तक जो है ये ए है, और इसके बाद जो है बी, अर्थात बी भाग। इसे 2 भागों में अगर बांटे तो इस प्रकार से बांट सकते हैं, देख सकते हैं। तो आर्टिकल 15 का 2 भाग जो है कह रहा है सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या यहाँ पे लगाया है राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, और हर नागरिक इसका उपयोग बिना किसी भेदभाव के कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सामान्यतः अगर हम बात करें आर्टिकल 15(2) का जो ये दूसरा भाग है दोस्तों, दूसरा उपबंध है, ये आर्टिकल 17 को ही समाप्त करने के लिए आर्टिकल 15 में थोड़ा सा उपबंध दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो छुआछूत संबंधित उस समय व्याप्त था उसको समाप्त करने के लिए ऐसा उपबंध किया गया है आर्टिकल 15 के तहत, जल्दी से समाप्त हो जाए छुआछूत। और आगे बात कर लेते हैं अगला, आर्टिकल 15 में ही क्या, आर्टिकल 15 में ही आर्टिकल 15(3), ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15(3) के अनुसार यदि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, ये आर्टिकल 15(3) कहता है। क्या? आर्टिकल 15(3) जो है वो महिलाओं और बच्चों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। क्या विशेष प्रावधान करता है? जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं दोस्तों, उनको मैटरनिटी लीव जो दिया जाता है, मातृत्व अवकाश जो दिया जाता है, वो आर्टिकल 15(3) के ही तहत दिया जाता है। क्या? आर्टिकल 15 तहत ही दिया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं आरक्षण, जैसे महिलाओं की, तो ये महिलाओं के विकास से ही संबंधित है आर्टिकल 15(3), और ऐसा करने से राज्य नहीं रोक सकता। और जैसे महिला आरक्षण, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, यूं तो सभी नागरिक समान हैं, लेकिन महिलाओं एवं बाल विकास के लिए उठाए गए विशेष कदम में आर्टिकल 15 बाधा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करें महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है, तो आरक्षण इसलिए नहीं क्योंकि आर्टिकल 15 में ही, अभी हम ऊपर पढ़े किसमें, 15(2) में उपबंध है। क्या? आर्टिकल 15 के 2 में उपबंध है, ये है कि धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान। तो इसमें देखिए दोस्तों, लिंग के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो वो कहे कि हम यहाँ, तो लिंग के अनुसार आर्टिकल 15(3) भेद कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये महिला है और कोई पुरुष ऐसा बोल दे कि देखिए पुरुषों को, महिलाओं को क्या आरक्षण दिया जा रहा है और ये पुरुषों के साथ नाइंसाफ़ी है, और ये लिंग का अर्थात आर्टिकल 15(2) का ये विरोध कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों की जो
स्थिति होती है उन्हें बहुत जल्दी कोई भी भरमा सकता है, इसलिए उनके भी अधिकारों को संरक्षण के लिए ऐसा प्रावधान किसमें कहा गया ऐसा प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 15(3) में किया गया है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये बाधा नहीं हो सकता है। अभी हम ये पूरा समझा दिए। आगे आर्टिकल 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST और OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। अगर वह कमजोर वर्ग के लिए कोई योजना बनाते हैं तो यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा। राज्य सीटों का रिजर्वेशन या फीस में छूट देने जैसे निर्णय ले सकता है। कौन राज्य ले सकता है और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 15(4) के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने बात कर लिया है दोस्तों, क्या बात कर लिया है कि अब बात करते हैं इसके, क्योंकि 6 उपबंध है, क्या आर्टिकल 15 के 6 उपभाग है या 6A से लेके F तक है। तो इसका जो 5वां देख लेते हैं आर्टिकल 15 का, तो इसे 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, अर्थात ये मूल संविधान में ये शामिल नहीं था, लेकिन इसे 93वें संविधान 2005 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 सिर्फ सरकारी या सरकार फंडिंग संस्था पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता था। इस कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट शैक्षिक संस्था में भी ST ST आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। आरक्षण का सिद्धांत इसी अनुच्छेद से निकला है और इसी पर से क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी आया है। तो यहाँ से 2 सिद्धांत आए हैं, कौन कौन से, दिमाग में इसे दोस्तों छाप लीजिए। अब बात करते हैं क्रीमी लेयर। तो ये केशवानंद भारती बनाम दोस्तों इंदिरा साहनी जो केस था, क्या इंदिरा साहनी जो केस था, वहां से ये क्रीमी लेयर की सिद्धांत, तो उसी निर्णय में क्रीमी लेयर सिद्धांत का व्याख्या किया जाता है। कहाँ, किसमें, इंदिरा साहनी वाले केस में, ठीक है, इंदिरा साहनी वाले केस में। और 2005 93 जो संविधान संशोधन हुआ है, ये मद्रास बनाम मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। ये ऐसा केस आया था सर्वोच्च न्यायालय के पास, तो उसमें ये निर्णय दिया गया था, जिसके कारण क्योंकि वहाँ मद्रास सरकार ने क्या किया था, राज्य स्तर पर एक विधान पारित कर दिया था, और उस विधान में यह था कि SC ST और कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा दे दी गई थी, ठीक है। जिसका जो प्राइवेट जो संस्था थे वो क्या किए, इसका विरोध के चलते ही ये कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, और सुप्रीम कोर्ट में ये दायर हुआ। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, ऐसा कुछ नहीं है, जो ये बात है, ये अर्थात जो मद्रास सरकार जो ये कर रही है, ये सही बात है। और इसे इसे न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के अंदर या दायरे में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसी को समाप्त करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा था, इसी को समाप्त करने के लिए 93वें संविधान संशोधन करना पड़ता है, और SC ST का यहीं से ही आरक्षण निकला है 15(5) से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब 16 की बात करें तो 15(6), तो इसके 2 खंड हैं, एक का है एक खा है। का में क्या दिया गया है, खंड 4 और खंड 5, अर्थात जो 4 और 5 अभी आर्टिकल 15 में पढ़े, उसमें उल्लिखित वर्गों में विभिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने को निश्चित नहीं करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 16 यानी कि खा जो एक बताता है 4-5 में उल्लिखित रोगों से भित्र नागरिकों के आर्थिक और दुर्बल, अर्थात यहाँ पे जो दुर्बल शब्द है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे पहले भित्र नागरिकों के आर्थिक और फिर रोगों से संबंधित, ठीक है, उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से वह निर्वासित नहीं करेगा। जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनके अंतर्गत खंड अनुच्छेद 30 फर्स्ट के निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भित्र, अर्थात ये जो आर्टिकल 30 फर्स्ट में दिया गया है, उसमें दोस्तों उन्हीं पर ये लागू नहीं हो सकता, अर्थात अल्पसंख्यक पे ही लागू नहीं हो सकता। बाकी जितने भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, चाहे वित्त पोषित हो या ना हो, बस वो सरकारी अंडर दिशा निर्देश में चल रहे हो, तो वहाँ सभी जगह पे आरक्षण वाली विधि जो है लागू हो सकता है। ऐसा कौन करता है, आर्टिकल 15 का उपबंध जो छा है उसका खा या बी करता है दोस्तों।
आगे बात कर लेते हैं। आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बात कर लेते हैं। यह है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता देता है। कौन? आर्टिकल 16। ये दिमाग में इसे दोस्तों छाप लीजिए। लोक नियोजन के विषय में, नियोजन क्या है यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप जा रहे हैं कोई जॉब के लिए, तो अप्लाई जो कर रहे हैं वही नियोजन है। क्या? एक नियोजन है, या योजना, कोई योजना चल रही है, उसमें भर्ती होने के लिए जो व्यक्ति जा रहा है, तो सभी के लिए क्या, सभी के लिए समान अवसर देगा। कौन देगा? आर्टिकल 16 देगा। ये भी आर्टिकल 14 और 15 का ही विस्तृत आगे, आर्टिकल 14 और 15 को ही आगे बढ़ाता है। कौन? आर्टिकल 16। क्योंकि पहले ही हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, धर्म जाति मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम विभेद नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब आर्टिकल 15 में दिया गया। अब 16 में क्या, लोक नियोजन आगे इसी को बढ़ाता है, समता के अधिकार को और आगे बढ़ाता है, लोक नियोजन में ले जाता है। ये कहाँ? लोक नियोजन में ले जाता है। अब देख लेते हैं एक एक करके इसके लोक नियोजन का। तो इसका 16 फर्स्ट जो उपबंध है, क्या 16 फर्स्ट उपबंध, इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। राज्य के अधीन किसी पद नियोजन अथवा नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अर्थात क्या कह रहा है दोस्तों, राज्य के अधीन किसी पद नियोजन या नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो कैसे होगी वो भी अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अर्थात जो कोई राज्य है, मान लीजिए वो क्या कर रहा है, भर्ती निकाल रहा है। ठीक है, तो भर्ती जो निकाल रहा है तो उसमें जो नियुक्त का प्रावधान है, अर्थात जो मान लीजिए शैक्षणिक योग्यता उसने जो रखा भी हो, वो उस शैक्षणिक योग्यता में किसी विशेष वर्ग को कोई विशेष क्या नहीं दिया जाएगा, क्या लाभ नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे सभी व्यक्तियों को एक ही प्रकार का क्या डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट उससे मांगा जाएगा, चाहे वो जात ओबीसी हो, जर्नल हो, एससी हो, एसटी हो, सभी को समान रूप से आवेदन सबसे लिया जाएगा। ऐसा कौन देता है? आर्टिकल 16 फर्स्ट देता है। सेकंड क्या है दोस्तों, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान, निवास स्थान, इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उसमें कोई विभेद कर सकता है। ठीक है, इसी अर्थात 16 फर्स्ट को और ये आगे बढ़ाता है। यहाँ पे किसी पद नियोजन, ठीक है, पद नियोजन के बारे में नियुक्त से संबंधित बताया गया। तो यहाँ पे और हम बात कर लेते हैं एडहॉक से संबंधित। क्या दोस्तों? एडहॉक से जो संबंधित है, एडहॉक से संबंधित वहाँ पे ये चीज़ें नहीं लागू होती हैं। क्या? ये चीज़ें नहीं लागू होती हैं, बाकी हर जगह पे ये आर्टिकल 16 फर्स्ट लागू होता है। अब आर्टिकल 16 थर्ड में बात करते हैं। इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद, जो कोई बात अगर इस अनुच्छेद में जो कही गई है तो संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निर्वासित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसके किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर नियोजन या नियुक्त के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्त से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करता है। ठीक है, ऐसा कब कहा गया था? तो संविधान, इसे जोड़ा गया था कब? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 1956 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब? 1956 में इसे जोड़ा गया था। तो ऐसा क्यों जोड़ा गया था दोस्तों? तो ऐसा इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि ओबीसी एससी एसटी क्या एससी एसटी जो थे उनके अधिकारों को संरक्षण के लिए, ठीक है, विशेष उनके अधिकारों को संरक्षण के लिए क्या किया गया था, इस प्रकार का संशोधन करना पड़ा था। और आगे बात कर लेते हैं। अगला ये कह रहा है, क्या कह रहा है? आर्टिकल 16(4) में इस अनुच्छेद की कोई बात, अर्थात इस अनुच्छेद में जो बात कही गई है, राज्य उस बात को राज्य को
जो है कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिक के किसी वर्ग के पक्ष जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने में निर्वासित नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कौन कहता है दोस्तों? आर्टिकल 14 फर्स्ट यानी कि 16(4) कहता है। कौन कहता है? आर्टिकल 16(4) कहता है। क्या कहता है दोस्तों? कि राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग पक्ष में, अर्थात कोई राज्य का नागरिक है तो वो बहुत पिछड़ा है, या कोई वर्ग है बहुत पिछड़ा है, कोई समाज है बहुत पिछड़ा है, तो उस समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है, तो राज्य सरकार ये कर सकती है कि उनके सेवाओं में कोई आरक्षण या नियुक्त पदों में आरक्षण अगर कोई कर रहा है तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 16(4) उसका उल्लंघन नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि वंचित वर्गों के भी क्या, क्योंकि हमारे संविधान में जो दबे कुचले अल्पसंख्यक और SC ST OBC अन्य व्यक्ति जो है, इन सभी के विकास के लिए प्रावधान किया गया है आर्टिकल समता के अधिकार में, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो यही 16 में ऐसी बातें की गई हैं, गरीब दुखिया दबे कुचले सभी वर्गों, कोई भी समाज है कोई वर्ग है तो उनमें नियुक्ति आरक्षण देके उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात उन्हें गौरवमय जीवन में जीवन जीने के लिए आगे किया जा सकता है। इसमें और एक उपखंड है, इसे 50वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है का, बस इसे समझ लीजिए आप, एक मोटा मोटा कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। अभी लेटेस्ट इसमें आर्टिकल 16 में 6 जोड़ा गया है। क्या? एक उपबंध जोड़ा गया 6, जो संविधान संशोधन 130 है, क्या 130 है, जो EWS को 10% के रूप में जो आरक्षण देता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत ऐसा संशोधन करके आर्टिकल 16(6) जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब कोई सर्वोच्च न्यायालय में जाके कोई क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति नहीं करवा सकता है या उसका उल्लंघन नहीं करवा सकता है। इस अनुच्छेद में क्या, इस अनुच्छेद में अर्थात 16(4) का में कोई राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में, जो अभी बता ही चुके हैं दोस्तों, ठीक है, जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, राज्य अधीन सेवाओं में किसी वर्गों के पदों या पारिमाणिक ज्येष्ठता सहित पदोन्नति मामलों के आरक्षण के लिए उपबंध से निर्वासित नहीं करेगा। ये चौथा संविधान संशोधन हुआ, तो 77वां जो संविधान संशोधन हुआ, और 50वां 85 संविधान संशोधन हुआ जो हुआ 2001 में दोस्तों, यही सब क्या है, प्रतिस्थापित करता है या भूतलक्षी प्रभाव दिखाता है। कौन? ये ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि SC ST जो दोस्तों क्या था, SC ST जो वर्ग था वो मांग उस समय कर रहा था कि हमें पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हमारे जो हमारा प्रतिनिधित्व है सरकार में वो बहुत कम है। तो ये सब SC ST वर्ग जो थे ये कहाँ चले गए? सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी संविधान में व्याख्या नहीं है। ठीक है, पदोन्नति के लिए। तो जबकि राज्य सरकार ये चाहती थी दोस्तों, क्या राज्य सरकार ये चाहती थी कि इनके व्यक्तित्व विकास के लिए, अर्थात इनको और आगे बढ़ाने के लिए उनको ये आवश्यकता महसूस हो रहा था कि उनको क्या बोलते हैं, पदोन्नति आरक्षण भी दिया जाए। तो पदोन्नति आरक्षण जो है दोस्तों 77वें और 50वें संविधान संशोधन के साथ में दिया जाता है। अब इसका खा देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में एक मिनट दोस्तों, किसी वर्ष में कहीं ना भरी हुई ऐसी रिक्तियों जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निर्वासित नहीं करेगा, और ऐसे वर्ग रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वो भरी जा रही है उस वर्ग की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% से अधिकतम सीमा का अवधारणा है के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ये 81वें संविधान संशोधन में 2000 में अंततः स्थापित किया गया और 2005 में इसे लागू किया गया दोस्तों, 2005 में इसे लागू किया गया।
देखिए कितना कठिन शब्द इसमें दिया गया। अब इसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए, बस इसको आपको समझना है। आर्टिकल 16(4) खा में ये दिया गया है, मान लीजिए इस साल 2022 में वैकेंसी आई कितना, 1000 बच्चे, 1000 वैकेंसी आई दोस्तों, ठीक है, 1000 वैकेंसी आई और इसकी सीट भरी कितना, सिर्फ 800 वैकेंसी, क्या 800 ही सीटें भरी गई, बची 200 सीटें, ठीक है, 200 सीटें। तो 200 सीटों पे जो आरक्षण लग रहा है, मान लीजिए अगर इसका 50% हुआ तो इस पे 100 पर, यानी कि 100 सीटें जो इसकी हुई आरक्षण हो गए, क्या उस पे 100 सीटों पे आरक्षण हो गया, ठीक है। और इसके साथ में और अभी बताएंगे एक चीज़ इसमें और जुड़ा हुआ है, और 100 सीटों पे आरक्षण हो गया तो 100 सीट जो बची वो जनरल में चला गया, 100 सीट जो है आरक्षण में। तो अगली जो वैकेंसी आएगी राज्य, मान लीजिए उसी पद के लिए, तो मान लीजिए अगर पुलिस भर्ती आई है तो पुलिस भर्ती की मान लीजिए वैकेंसी बच गई है, तो अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें जो है जो 50% का आरक्षण, मान लीजिए कोई नई वैकेंसी आ रही है, इसमें जो संख्या है उसका 50% आरक्षण तो दिया ही दिया जाएगा, उसके साथ में जो पुरानी वैकेंसी है जो नहीं भरी गई है, अर्थात संख्या रिक्त हो गया था, उस आरक्षण को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, चाहे उसका परसेंटेज 50 से भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ या इंदिरा साहनी मामले में ऐसा निर्णय देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा था, बड़ा धांधली हो रहा था। धांधली ये हो रहा था कि वैकेंसी निकलती थी और ओबीसी एससी जो दबे कुचले समाज के थे लोग क्या करते थे दोस्तों, क्या करते थे, वो उच्च व्यक्तियों को भर लेते थे और उनके संख्या को रिक्त दिखा के अगले में उसे जनरल सीट में कन्वर्ट करवा के और उसको जनरल में अधिक संख्या में लोग भर दिए जाते थे, जिससे जो पिछड़े वर्ग या एससी एसटी वर्ग थे उनका जो व्यक्ति या प्रतिनिधित्व है बराबर रूप से सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा था, जिसके कारण इस प्रकार का एक संविधान संशोधन करना पड़ा, ठीक है। तो अब ये नहीं है, अगर 50% कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, किसी फार्म में आप देखे होंगे लोग इसका बहुत विरोध करते हैं, आरक्षण कभी कभी 56 या 70 या 60% पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों पहुंच जाता है, कारण यही है दोस्तों कि 10% इसका आरक्षण ये पिछले साल का आरक्षण है, जो पिछले साल जो वैकेंसी आई थी, जो सीटें बच गई थी, वो उसका आरक्षण है, इसीलिए इसमें आरक्षण नहीं जोड़ा जाता है, इसको अलग से ले लिया जाता है। आगे 16 ये 5, इसके भी 6 उपखंड है, पांचवें में इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, इसमें बताया गया इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यपालक से संबंधित कोई पदधारी या उसके शाही निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का हो। अर्थात जैसे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये प्रावधान करता है आर्टिकल 16(5) जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है, उसमें जो है आरक्षण लागू नहीं होगा। ऐसा कौन कहता है दोस्तों, तो आर्टिकल 16(5) कहता है। आर्टिकल 16 से संबंधित, क्या आर्टिकल 16 से ही संबंधित 2 बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले आए हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। आर्टिकल जैसे अभी हमने कहा ना, पीछे समझाया कि जो 50% आरक्षण वाला है बात, वो यही से संबंधित है, बात कर लेते हैं। अब आर्टिकल अगर जो पिछड़ा वर्ग है, क्या पिछड़ा वर्ग, आर्टिकल 15 में और 16 में इसका व्याख्या किया गया है कि आर्टिकल 16 में भी बताया गया पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आयोग बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल ये दोस्तों किस में दिया गया है, 16 में ऐसा बात किया गया है, और आर्टिकल अनुच्छेद 340 में भी ऐसा बताया गया है, पिछड़ा वर्ग बनाने के लिए आर्टिकल 340, अर्थात पिछड़े वर्गों के उन्नति के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 340 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग बनाने की संतुष्टि करता है, कौन, आर्टिकल 340। तो पिछड़ा वर्ग जो बना है आर्टिकल 340 के तहत बना है। इसका पहला वाद है बालाजी बनाम मैसूर राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह केस आया था 1963 में। पहला इसमें है पिछड़ा वर्ग में उपवर्ग ना होना, अर्थात इसमें बताया गया, इसमें क्या होता था ना पहले, अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं कि जो संविधान संशोधन हुए हैं वो किसी न किसी न्यायालय निर्णय के कारण ही संशोधन हुए हैं, और
ऐसा संशोधन दोस्तों न्यायालय ने ही उकसाया है करने के लिए किसे, संसद को, ठीक है। तो भी संशोधन होता है, अर्थात हमारा जो संविधान है वो त्वरित है या कर्मिक विकास पे आधारित है, ठीक है। वो लगातार निरंतर बढ़ता रहता है। तो इसीलिए समय समय पर इसी प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या करता रहता है और उसके व्याख्या को समाप्त करने के लिए या लागू करने के लिए संसद अधिनियम पारित करवाता है। तो बालाजी बनाम मैसूर राज्य जो है दोस्तों, ये आर्टिकल जो अभी हम पीछे पढ़े हैं, क्या अभी आर्टिकल, एक मिनट अभी दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए, क्या राज्य, यहाँ पे जो ये शब्द है राज्य, पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष या जिसकी प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है, उनके नियुक्तियां या पदों के लिए आरक्षण का उपबंध कर सकता है राज्य। ऐसा अर्थात राज्य जो है सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करने से रोक नहीं सकता, निर्वासित नहीं कर सकता है। तो यही बात जो है आर्टिकल 340 में बताया गया है, पिछड़े वर्गों के लिए एक क्या बनाना, एक विभाग बनाना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अभी जो पीछे पढ़ा है वो आर्टिकल 16(4) से ही संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इसी में क्या पिछड़ा वर्ग में क्या बताया गया था, बालाजी बनाम मैसूर राज्य में बताया गया है ये कि पिछड़ा वर्ग में उपवर्ग नहीं होगा, जात आधार ना होकर स्थिति, आर्थिक और व्यवसाय, जन्म स्थान के आधार पर, अर्थात जो आरक्षण दिया जाएगा वो इनके आधार पर, जात के आधार पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन आगे चल के क्या, इंदिरा साहनी मामले में जो मंडल कमीशन जिसे कहते हैं, उसमें दोस्तों यह पलट दिया जाता है। मंडल कमीशन में बताया जाता है जात के आधार पर भी हमें आरक्षण दे सकते हैं। और क्या बताया गया, बालाजी बनाम मैसूर राज्य में क्या फैसला दिया गया, आरक्षण की अधिकतम सीमा, अगर पूछे क्वेश्चन में आरक्षण की अधिकतम सीमा किस वाद में दिया गया, तो बालाजी बनाम मैसूर राज्य में दोस्तों इसमें बताया गई कि 50% राज्य, मतलब 50% आरक्षण निर्धारित किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं किया जा सकता। दूसरा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 का है, मंडल कमीशन से संबंधित था। तो इसी में मलाईदार परत अर्थात पिछड़ा और अधिक पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण इसने बताया कि वर्गीकरण हो सकता है, किसने, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ने। तो ऐसा बीच बीच में खबर आता रहता है कि दोस्तों कि पिछड़े वर्ग में भी काफ़ी अलग अलग वर्ग बना दिए जाएंगे, अर्थात छोटे छोटे वर्ग बना दिए जाएंगे और अलग अलग उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े वर्गों का निर्धारण जात के आधार पर किया जाएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में कहा गया। आरक्षण 50% ही निर्धारित किया गया। यहाँ से एक फैसला और आता है, अग्रनयन नियम, क्या अग्रनयन नियम, ठीक है, यहीं से ये फैसला आता है। और आरक्षण सिर्फ नियुक्त तक सीमित, पदोन्नति में नहीं, क्या पदोन्नति में नहीं, ऐसा कहाँ पे बताया गया है, तो ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। लेकिन इन्हीं फैसलों को आगे पलट दिया जाता है और संविधान 16 में जोड़ दिया जाता है कि संविधान जो है राज्य सरकार जो है या मंडल या कार्यपालिका जो है अर्थात विधायिका जो है दोस्तों, वो कानून बना सकती है SC ST के पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए पदोन्नति से संबंधित, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान इसी फैसले को तोड़ के आगे बनाता है संसद और भारतीय संविधान में जोड़ देता है संशोधन करके आर्टिकल 368 के तहत। 17 दोस्तों आर्टिकल है अपरिष्टता का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम बस यही पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बस यही आता है कि आर्टिकल 17 संबंधित है अपरिष्टता का अंत से, तो ऑप्शन रहेगा, या एक ये भी पूछता है अपरिष्टता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 17 में दोस्तों। तो एक एक करके इसका हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध जो है अपरिष्टता के अंत से है। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूतों को समाप्त किया गया, ठीक है, क्योंकि जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय काफ़ी छुआछूत व्याप्त था। संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एक अधिकार निरपेक्ष अनुच्छेद है, या मतलब सिर्फ एक मात्र या निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी कि अपरिष्टता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है, क्या गैर संवैधानिक है। यह अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध लागू करता है, ठीक है। अर्थात आर्टिकल 16 जो है दोस्तों वो 17 जो है वो भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होता है। और बात करते हैं, अभी पीछे हम पढ़े आर्टिकल 14 और जो 15 है दोस्तों वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है, क्या भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है,
ठीक है दोस्तों। और जबकि आर्टिकल 14 और 17, ठीक है, आर्टिकल 14 और 17 और 18 ये किसे दिया गया है? ये भारतीय और विदेशियों दोनों को दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं, क्या इसमें अपृष्टता के अंत का उल्लेख किया गया है? और हमारे इसी भाग में समता के अधिकार में ही आर्टिकल 15(2) में भी हमने पढ़ा था। क्या आर्टिकल 15(2) में भी, उसमें भी अपृष्टता से संबंधित बातें, यानी कि भेदभाव से संबंधित बातें, लिंग, जाति, धर्म, इनसे सभी से भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा आर्टिकल 15(2) में भी दिया गया है और 17 में भी दिया गया है। और एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं इससे संबंधित, अनुच्छेद 17 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अपरिष्टता अपराध नियम 1955 में ये लाया गया था। इसके तहत छुआछूत दंडनीय अपराध कर दिया गया था। ठीक है, क्या दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या शामिल था, देख लीजिए। तो यह एक दंडनीय अपराध है जिसमें किसी भी तरीके से माफ़ी नहीं दी जा सकती। अपराध साबित होने पर 6 महीने का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। और क्या था, और बात कर लेते हैं, संसद या विधानमंडल के चुनाव में खड़े हुए किसी उम्मीदवार पर आरोप साबित होता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, अगर वो अपृष्टता संबंधित कोई कानून उल्लंघन कर रहा है तो उसे राज्य या संसद में नहीं लड़ने दिया जाएगा। अगला और बात करते हैं, इसमें संशोधन भी हुआ है। किसमें? अपृष्टता अधिनियम 1955 जो बनाया गया था, इसमें संशोधन भी किया गया है। अभी बात करते हैं कौन सा, देख लेते हैं। यह अप्रैल 1955 में प्रभावी हुआ, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलाया पेरुमल समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे दिमाग में छाप लीजिए, ये आर्टिकल 70 से ही संबंधित है। इलाया पेरुल समिति, क्या इलाया पेरुल समिति की अनुशंसा के अनुसार 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए तथा इसका नाम बदल भी दिया गया। क्या इसका नाम, जो अपृष्टता अधिनियम 1955 था, इसका नाम बदल के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, पहले क्या अपृष्टता इसका नाम था। ठीक है, ये बदल दिया गया, क्या 1976 में इसको बदल दिया गया। और बात कर लेते हैं, बदल के और भी इसमें प्रावधान किया, जो सजा था वो और कड़ा कर दिया गया। इसमें क्या किया गया देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था जैसे अस्पताल, दवा स्टोर, शैक्षणिक संस्था में प्रवेश नहीं देना। इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति है तो उसे क्या होगा दोस्तों? दंड मिलेगा। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद में उपासना या प्रार्थना करने से निर्वासित अगर कोई कर रहा है तब भी वो अपृष्टता माना जाएगा। ठीक है, जैसे दवाओं के स्टोर, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश न देना, ये सब अपृष्टता के ही उदाहरण है दोस्तों, इसे दिमाग में छाप लीजिए। अस्पताल में न घुसना अपृष्टता का ही उदाहरण है, मंदिर मस्जिद में न घुसना अपृष्टता का ही उदाहरण है। और दिया गया, किसी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन, किसी स्थान जाने संबंधी या कोई पाबंदी लगा रहा है, या किसी जलाशय, नल या जल स्रोत, मार्ग, शमशान या अन्य स्थानों के संबंध में जहां सार्वजनिक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती है वहां जाने की पाबंदी लगा रहा है, तब वो अपृष्टता का उदाहरण ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा किसमें कहा गया? तो नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 के तहत कहा गया। और SC ST OBC के किसी सदस्य का अपृष्टता के आधार पर अगर कोई अपमान कर रहा है तब भी उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपृष्टता का उपदेश अगर कोई दे रहा है, ठीक है, तब भी सॉरी दोस्तों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपृष्टता का कोई उपदेश दे रहा है, अर्थात अपृष्टता को बढ़ावा दे रहा है, तब भी उसे सजा मिलेगी। इतिहास, दर्शन या धर्म को आधार मानकर या किसी जाति प्रथा को मानकर अपृष्टता को सही बताना, धर्म ग्रंथ में जातिवाद लिखा है तो उसका पालन कर रहा हूँ, ऐसा मैं चाहूँगा कि और आगे करता रहूँ तो ये अपराध घोषित हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, यही समझा रहा। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यही पूछता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया? आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिया गया। इसमें 4 प्रावधान किए गए हैं। 4 प्रावधान एक एक करके देख लेते हैं। 4 प्रावधान कौन कौन से है? फर्स्ट, यह निषेध करता, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 18 में ही उपाधियों का अंत है, जबकि आर्टिकल 18 के ही तहत जो भारत रत्न और
पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कार जो है दोस्तों, ये भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, ये सब किसमें दिए जाते हैं? इसी अनुच्छेद के तहत ही दिए जाते हैं। लेकिन उन्हें उपाधि ना मानकर एक सम्मान पत्र मानकर उन्हें ऐसा दिया जाता है, उपाधि नहीं माना जाता है। जो वो सम्मान पाते हैं उसे अपने नामों के आगे नहीं लगा सकते। जैसे पहले राजाधिराज, महाराज ऐसे आगे लगाते थे उपाधि, वो उपाधि थी। तो ये लोग जो जैसे अभी भारत रत्न नहीं लिख सकता, जैसे कोई सचिन ने पाया है भारत रत्न, तो आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते, ठीक है। उसे आप उपाधि के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। 4 चीजें हैं, देख लीजिए। यह निषेध करता है राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करता है। तो राज्य, सेना, जो सेना और शिक्षा संबंधी जो सम्मान दिया जाता है वो एक सम्मान है, उसे उपाधि नहीं माना जाएगा। और यह निषेध करता है भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्यों से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा एक यहाँ पे क्वेश्चन बचता है, सर की उपाधि दोस्तों। क्या सर की उपाधि कहाँ पे दी जाती है? इंग्लैंड में दी जाती है, ठीक है, सर की उपाधि दी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा फंसता है यहाँ पे कि आर्टिकल 18 के ही तहत ऐसा बताया जाता है कि उपाधि जो है वहाँ पे मिली है अगर ये उपयोग करे तो। लेकिन ये जो व्यक्ति सर की उपाधि पा रहा है, इंग्लैंड में यूज कर रहा है उपाधि, तो वहाँ पे उपाधि मानी जाएगी। लेकिन इंडिया में अगर कर रहा है तो वो क्या उसे दोस्तों उसे खराब या अलग नियम या मतलब उसे या दंडनीय अपराध के अंतर्गत आएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं लास्ट इस लेक्चर का दोस्तों। इस लेक्चर में तीसरा चौथा देख लेते हैं। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य, ये तो बात कर लिए है, स्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की सहमति बहुत आवश्यक है इसमें, ठीक है। अगर कोई विदेश में उपाधि धारण कर रहा है तो आर्टिकल 18 का तीसरा बताता है कि उसे राष्ट्रपति की सहमति लेना पड़ेगा, तभी वो ले सकता है इस प्रकार की उपाधि। जैसे सर की उपाधि अभी उदाहरण दिए हैं। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप इसे समझ लीजिए एक एक करके, हम समझा देते हैं, थोड़ा सा और लेक्चर बचा है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन कोई किसी रूप से कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई विदेशी उस व्यक्ति को, उस राज्य को लाभ पहुंचा रहा है या विश्वास का पद है, उसे भी क्या उसे कोई भेंट दिया जा रहा है या उपलब्धि दी जा रही है विदेश में, तो राष्ट्रपति की सहमति इसमें लेना बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय।